जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत, विसर्ग का प्रयोग बताएंगे। पिछले वीडियो में आप लोग शब्दों के उतार चढ़ाव और संस्कृत में श्लोकों को पढ़ने का ढंग सीखा था। इसमें आप लोग देखिए अनुस्वार का प्रयोग भी आप लोगों को बताए थे और आज देखिए अनुनासिक का प्रयोग। अनुनासिक का प्रयोग। अनुनासिक का प्रयोग कहाँ पर होता है? अक्षर के ऊपर जो अर्धचंद्र बिंदु लगा होता है उसे अनुनासिक, या जो लोग होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो इसे चंद्र बिंदु कहकर भी बुलाते हैं और इसको शुद्ध रूप से अनुनासिक कहा जाता है। इसका प्रयोग भी किसी किसी संधि में ना और मा जो व्यंजन होता है उसके जो है उसके आधार पर ही लगाया जाता है, स्थान पे लगाया जाता है। स्पर्श वर्णों के प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर जो होता है वो क्या होता है? वो अनुनासिक होता है। जैसे का, खा, गा, घा, अंग, ये हो गया। उसके बाद यानी कि स्पर्श वर्ण का जो पांचवा अक्षर है वो क्या होता है? अनुनासिक होता है। इनके स्थान पर हम कहीं कहीं शब्दों के ऊपर, वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। यही काम वो यहाँ पर करता है, वही काम शब्दों वर्णों के ऊपर भी करता है। क्योंकि इसका उच्चारण करने के लिए हमेशा आप लोग पढ़ के भी देखिए, जैसे आप लोग कहते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, तो जो का, खा, गा होता है वो तो आपके मुख से निकलता है, लेकिन जब आप लास्ट वाला मतलब अंतिम वर्ड बोलते हैं अंगा, इया, तो ये सब आपके जो है, जो आपके मुख से वायु निकलती है वो मुख से डायरेक्ट ना निकल के आपके नासिका से निकलती है। इसलिए इसे अनुनासिक भी कहते हैं। अब दूसरा देखिए हलंत का प्रयोग। आप लोग बचपन से ही हलंत के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हलंत कहाँ पर लगाया जाता है? जहाँ पर वर्ण जो होता है वो आधा हो, ठीक है, यानी कि हा, ना, मा, कहीं पर हम इसको पूर्ण रूप से ना लिखे, कहीं बीच में लिखना हुआ तो हम जैसे चट्टान, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग शुद्ध अर्धवर्ण ना लिखा के पूरा लिखा जाता है और इस पे हलंत लगा दिया जाता है। तब भी क्या होता है? इसको समझा जाता है पूर्ण वर्ण लिखने के बाद भी अगर हलंत लग गया है तो ये है हलंत क्या दिखाता है कि ये जो वर्ण है अपने आप में अधूरा है। उसके बाद विसर्ग का प्रयोग। स्वर के आगे जो दो बिंदु मतलब जो दो बिंदु रखे जाते हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं।
विसर्ग का उच्चारण करने में हा व्यंजन का उच्चारण मुख से निकलता है। अनुस्वार के समान विसर्ग भी स्वरों में प्रयोग किए जाते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि जो अंक और अ है, अंक और अ, ये स्वरों के साथ तो लिखे जाते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा व्यंजनों के साथ किया जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोग वाह, यानी साथ में चलकर भी इनका प्रयोग ना हो, केवल ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। और इन्हें अनुस्वार और इसे विसर्ग कहा जाता है। ये अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह ऐसे और विसर्ग का ऐसे। और उच्चारण करने में जो विसर्ग आप उच्चारण करते हैं तो आपके मुंह से निकलेगा जैसे कह, रामः, श्यामः, तो लास्ट में अर्ध जो है वो आपके मुंह से निकलेगा। किस रूप में? विसर्ग के रूप में। उसके बाद आप लोग देख लीजिए वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। संस्कृत व्याकरण में प्रत्येक वर्ण को बोलने के लिए एक नियत स्थान बनाया गया है, ठीक है। और इसको बहुत ही विस्तृत से बताया भी गया आप लोगों को, आप लोग जानते भी हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं छोटे बच्चे तो हैं नहीं, ठीक है, आप लोग भी शिक्षक बनने वाले हैं। तो आप लोगों को ये बार बार बताया गया है कि मतलब कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है और उनका स्थान कौन सा है। लेकिन जो है थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिए। का वर्ग, आपके वर्ग हो गए स्पर्श व्यंजन के कावर, चावर, चावर, कावर और पावर। यानी इनका स्थान कहाँ से है, कहाँ से निकलते हैं, ठीक है। का वर्ग जो है वो आपके कंठ से निकलता है। आप लोग पढ़ के भी उच्चारण करके भी देख लीजिए कि जब भी आप का वर्ग को पढ़ते हैं तो स्वर जो है जो आपके मुख से निकलता है, ठीक है, वो ऐसा लगेगा आपको कि ये डायरेक्ट आपके कहाँ से आ रहा है, कंठ से, गले से, ठीक है। और ये फिर उसके बाद
शावर, टावर, टावर और पावर। ठीक है, ये सब कहाँ से निकलते हैं? तो इसका आप लोगों को एक सूत्र लिखाया गया था कंठवर्ग का। जैसे इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, तो कंठ में जो कंठ से निकलते हैं स्वर और व्यंजन, उनका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। यानी कि कंठ से क्या क्या निकला है? अ कावल, हा, विसर्ग। ठीक है, अ कावल, हा, विसर्ग जो है इसका स्थान कहाँ है? उच्चरित होने वाला स्थान कहाँ है? का, कंठ। ठीक है, कावल और अ और विसर्ग और हा, ये स्वर और व्यंजन मिला के जितने लिखे गए हैं ये कहाँ से निकलते हैं? आपके गले से। गले से ही ये उच्चरित होते हैं। दूसरा है इचुईसानाम तालु। अब देखिए इचुईसानाम ए चावर या और तालब शा। तालब शा यानी ई चावर या और तालब शा कहाँ से निकलता है? तालु से। इसका उच्चारण करने का स्थान तालु है। उसके बाद ऋटुर्षाणाम मूर्धः। ऋटुर्षाणाम मूर्धः। अब देखिए इसमें मूर्धा से क्या क्या निकला है? री, टावर, रा, मूर्धन शा। ठीक है, और रा। ये री, टावर, रा, मूर्धन शा ये कहाँ से निकला है? मूर्धा से निकला है आपके। उसके बाद आता है चौथा वर्ग ऋतुसानाम दंतः। अब देखिए ऋतुसानाम दंतः। रे, तावर, ला, शा ये क्या है? ये दंती शा है। ये कहाँ से निकला है? दांत से। आप लोग बोल के देखिए। ठीक है, का, था, दा, धा, ना। यानी कि जब आप ता, था, दा, धा, ना बोलते हैं तो ये जिह्वा और सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग होता है आपके दांत का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत है। ये कहाँ से निकले हैं? इतने ये वर्ड कहाँ से निकले हैं? दंत से। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप उच्चारण करके इन वर्डों को देख लीजिए। जहां से निकलेंगे उस भाग को ये ज्यादा से ज्यादा टच करेंगे
छुएंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वर्ड यहीं से आपके मुंह के किस भाग से निकला है। उसके बाद लास्ट में आता है आप लोगों का पावर। पावर की देखिए, उपुध मान ये नान ओष्ठ उपुध अब देखिए उपउद्मानीय नाम ओष्ठ में क्या क्या निकला है। सर में पावर और उपउद्मानीय जो लिखा है ये अर्धविसर्ग होता है, ऐसे लगता है, ठीक है, ऐसे लगता है शब्दों के आगे, बहुत कम इसका प्रयोग होता है। तो इसको भी कहाँ से लिखा गया है, ओष्ठ से, यानी जो ये अर्धविसर्ग जो है ये भी कहाँ से निकलते हैं, ओष्ठ से, यानी ओ स्वर का ओ और पावर और ये अर्धविसर्ग कहाँ से निकले हैं, ओष्ठ से। इनका उच्चारण करने का स्थान कौन सा है, ओष्ठ है। उसके बाद है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दो स्थानों को ज्यादा से ज्यादा छूकर बाहर निकलते हैं। उसके बारे में हम कल जो है अगले वीडियो में आपको विस्तृत से बताएंगे। धन्यवाद।